नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट अधिगम में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। नाम थोड़ा बड़ा लग रहा था, सभी लोगों का कंप्लेन हुआ करता था कि सर नाम छोटा कीजिए, तो मैंने नाम को छोटा कर दिया। अब तो अच्छा है। और दूसरी बात जो परीक्षा से संबंधित है, हमारी सीटेट परीक्षा जुलाई को ही होगी, जुलाई में ही होगी, 5 जुलाई को होगी। तो अब थोड़ी तैयारी का स्पीड बढ़ा देना चाहिए। इसी को सोच के मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्न, जो कि इसमें से ज्यादा नहीं आता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि 1 नंबर के लिए आदमी, बहुत सारे बच्चे जो है सीटेट की परीक्षा देते हैं, 1 नंबर से सिर्फ उनका परीक्षा क्लियर नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने ये 3 नंबर का अरेंजमेंट करने के लिए कुछ प्रश्नों को तैयार कर रहा हूं, जो कि आज से स्टार्ट किया। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिएगा। इसमें से आप लोग का 1 नंबर, आज के प्रश्न से 1 नंबर आपका बिल्कुल निकल जाएगा। और 2-3 एपिसोड बना दूंगा, उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। वो सारी जो चीजें हैं, जो क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहता है, ये सबसे ज्यादा फैक्टर करता है किसी भी बच्चे को सीटेट की परीक्षा में, कि चारों में से कौन सा होगा, क्योंकि एक भी इधर उधर होने से वो गलत हो जाता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट को मैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज एक अलग प्रकार की चीजों को क्लियर किया हूं। तो कहने का मतलब यह है कि सारे प्रश्नों का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि इस बार आ सकता है परीक्षा में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसको आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द ही कर दे, क्योंकि परीक्षा भी बहुत नजदीक है। तो जो भी आपका परीक्षा से संबंधित कमेंट है वो हमको प्लीज से प्लीज कीजिए, और हम जरूर उसको दूर करेंगे। और आज के वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, निम्न में से रबी की फसलें कौन हैं? तो पहला प्रश्न का पहला ही 4 नंबर ऑप्शन जो है, चना और गेहूं, ये रबी फसलें हैं। और इसमें एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि रबी फसलों की बुआई जो होती है अक्टूबर से जनवरी के मध्य होती है, इसी के बीच में होती है। तो जब भी अगर कोई ऑप्शन आए तो जो फसल, मान लीजिए कि यहाँ पे तो चना और गेहूं है, अगर दूसरा भी ऑप्शन है जो अक्टूबर और जनवरी के बीच में होती है, वो रबी फसल ही होगी। ये भी एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 122, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी। तो 122 का जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये सभी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ जो है, ये एक जल परियोजना था, इसी के लिए उनको जल संरक्षण के संबंध में उनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उसका उत्तरदायी कौन सी गैस है? 124 का जो राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक जिम्मेदार है तापमान में वृद्धि का। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह
हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? तो 25 का जो आंसर होगा मीथेन, ग्रीन गैस, मीथेन। 126 वनों की कटान के प्रमुख परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 3 ऑप्शन दिया है, तीनों में से कौन कौन सा सही है उसको देखना है। वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा है जल चक्रण पर प्रभाव, तीसरा है मृदा अपरदन। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो 126 में जो है तीनों ही सही है। वन के कटान के परिणाम के लिए तीनों उत्तरदायी हैं। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। 127 नदी मुहानों के लक्षण। नदी मुहाने के लक्षण जो होते हैं कैसे होते हैं? ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सभी होंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 28 128 खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों को निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जैव सांद्रण। जैव सांद्रण कहलाती है। इसको याद रखना होगा। ऐसे प्रश्न 1-2 प्रश्न जो होते हैं सीटेट परीक्षा में आते ही हैं, 1-2 ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहते हैं। 129 केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? केदारनाथ अभयारण्य जो है 129 प्रश्न संख्या का सही आंसर क्या होगा? केदारनाथ अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है बताइए? ये जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है दोमट, दूसरा बलुई, तीसरा चिकनी, चौथा बारीक बालू। तो मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। 130 का राइट आंसर बोलिए चिकनी मिट्टी। 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। 130 का 3 ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 131 भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन प्रोफेसर बीरबल साहनी, दूसरा MS स्वामीनाथन, तीसरा प्रोफेसर MOPA अयंगार, चौथा डॉक्टर B कुरियन। कौन है? 131 का दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। 132 जो आपका है बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी का नाम बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन हैं, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करना होगा। अगर आप 1 to 5 का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं 132 बर्फ के अंडे देने वाले पक्षी का नाम जो है पेंगुइन है। पेंगुइन। 133 आर्टिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्टिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है टुंडा, दूसरा सावना, तीसरा टैगा, चौथा स्टेपीज। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, टिंडा। टुंडा हम लोग देहाती लैंग्वेज में टिंडा कहते हैं। तो टुंडा जो है आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। 134 मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। मीजोजोइक युग में सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। मीजोजोइक, इसको याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है। मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। सरीसृप समझ रहे हैं ना? रेंगने वाले जीव को कहते हैं, जैसे सांप हुआ, केचुआ हुआ, ये सारे रेंगते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? 135 का भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, अम्लीय वर्षा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, नाभिकीय दुर्घटना। 136, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में कराता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में कराता है? पहला है अनुच्छेद 42, दूसरा अनुच्छेद 48A, तीसरा है अनुच्छेद 51A, चौथा है अनुच्छेद 20। तो 136 का जो राइट आंसर होगा, ये मौलिक कर्तव्य के रूप में परिचय कराता है अनुच्छेद 51A। 137, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी गैर वन गतिविधि है? गैर वन्य गतिविधि जो है 137 का राइट आंसर होगा, चाय जो है गैर वन गतिविधि है। रबर की खेती ये भी होती है गैर वन, जंगल तो है नहीं। शहतूत, ये सारे जो है वन गतिविधि नहीं है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। झाड़ियां होती हैं, ये जंगल जैसा दिखता है लेकिन नहीं, ये खेती होता है, जंगल नहीं होता है। 136, सॉरी ये तो हो गया। अब आपका बचा जो है, रबर की खेती हो गई। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? अल्ट्रावायलेट किरण को कौन रोकता है? 138 का जो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल। इस पर एक 15 मिनट का वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूंगा और ग्राफ के साथ बनाऊंगा, समझ में आएगा कि पृथ्वी से सबसे पहले कौन सा मंडल होता है, दूसरा भाग कौन सा होता है। ये सारे भाग को मैं दर्शा के बता दूंगा बाई कलर, जो कि समझने में आसानी होगी। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा समताप मंडल। समताप मंडल जो है पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत, पारंपरिक और अनवीनीकृत। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? 139 का 3 ऑप्शन जो है, अपारंपरिक, अपारंपरिक, नवीनीकृत। थोड़ा सा हम भी लपेटा जा रहे हैं, क्या करें। चलिए, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी हमसे भी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 140 प्रश्न संख्या, जल चक्र को नियंत्रित करता है? घास स्थल, वन, पलवक, उपरिरोही। तो 140 का जो आंसर होगा वन, जल चक्र को नियंत्रण में रखता है वन, जंगल, पेड़ पौधे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी जरूर बताएं, क्योंकि ये एक मोटिवेशन है ऑनलाइन काम करने के लिए। तो अगर ऐसी हमको कुछ भी आप लोगों को लगे कि नहीं कुछ कमियां हैं तो उसको दूर किया जाएगा। इसके लिए कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।